ओके गाइस, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग साइंस। अब हम साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सेम गोज विद लेवल 2। आपकी डेट है 1 Jan 2022, ठीक है। 1 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर है, लेवल 2 वालों के लिए है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रीज इन माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज के जो ट्री हैं उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्लोपिंग ब्रांचेस, निडल लाइक लीव्स, वैक्सी और थिक स्टेम, लॉन्ग पेनिट्रेटिंग रूट। तो जो स्लोपी ब्रांचेज होती है ना, ये इसका मेन कैरेक्टर होता है, क्योंकि माउंटेन रीजन में क्या होता है, इस तरह की ब्रांचेज होती है और निडल लाइक पत्ती होती है, जिससे जो भी बर्फ इन पत्तियों पे गिरती है वो तुरंत नीचे गिर जाए, क्योंकि अगर बर्फ जो है वो पत्तियों पे सस्टेन कर जाएगी तो पत्तियां धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और जो इनके स्टोमेटा है वो क्या होंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जो वैक्सी और थिक स्टेम होता है वो जीरोफिटिक प्लांट्स का होता है। जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं जो मरुद्भिद प्लांट होते हैं, जैसे आपका कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया, ये सब क्या है, जीरोफाइटिक। इनमें क्या होता है, स्टेम जो होता है उस पर वैक्सी कोटिंग होती है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन जितना कम हो सके उतना कम हो। लॉन्ग पेनिट्रेटिंग रूट ये भी जीरोफिटिक प्लांट्स का होता है। क्यों? क्योंकि इनकी रूट्स सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट होती है, क्योंकि यहाँ बारिश तो होती नहीं है, तो ये जितना ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सके ज़मीन के अंदर जाके, उतना ज़्यादा ये पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। तो यहाँ क्या होगा इसका, सी और ए और बी। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। और अगर सी और डी आपसे पूछे तो ये किसका होता है, जीरोफिटिक प्लांट। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। वाटर बॉइल्स इजीली एट लो एटीट्यूड रीजन लाइक सी शोर। गलत है। क्यों? क्योंकि पानी जो होता है ना वो बहुत इजीली बॉईल होता है लो एटीट्यूड पे, रीजन्स लाइक सी शोर। पानी लो एटीट्यूड पे इजीली बॉईल नहीं होता है, ठीक है। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज लेस एट लोअर एटीट्यूड। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है लोअर एल्टीट्यूड पे, ठीक है। अब अगर आप हिंदी में इसको देखेंगे, समुद्र के किनारे जो कम ऊंचाई वाले स्थान होते हैं उन पे पानी आसानी से उबलता है? नहीं, उन पे पानी टाइम में उबलता है। एक चीज़ देखिए, ये आपकी अर्थ सरफेस है, ठीक है। यहाँ से हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जितनी भी आपकी एटमॉस्फेरिक बेल्ट्स होती हैं, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये क्या है, एक टाइम पर्टिकुलर मतलब ऊंचाई पे जाने के बाद ये धीरे धीरे कम होने लगती हैं। जैसे जैसे आप अर्थ से नीचे की तरफ जाएंगे, ये जो बेल्ट हैं, जितनी भी आपकी एटमॉस्फेरिक लेयर्स है, ये धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। तो उस केस में क्या होता है, जब आप कम ऊंचाई वाले स्थान पे होते हो ना, तो वहां पानी कितने पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। यूजुअली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ क्या लिखा है कि समुद्र के किनारे तो एटमॉस्फेरिक लेयर अच्छी खासी प्रेजेंट है, तो एक कम ऊंचाई वाला स्थान है, यहाँ पे पानी आसानी से नहीं उबलता है, पानी देर से उबलता है। अगर यहाँ होता कि अधिक ऊंचाई वाले स्थान, जब आप पहाड़ पे जाते हो तो आपने कई बार ये क्वेश्चन देखा होगा कि पहाड़ पे लोगों को खाना बनाने में दिक्कत आती है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है कि पहाड़ों पे जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है पानी का, वो कितना हो जाता है, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस। मतलब वो 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी खौलने लग जाता है, जिसकी वजह से दाल जो है वो कच्ची रह जाती है, या फिर सब्जी जो है वो अधपकी रह जाती हैं। तो यहाँ क्या है, समुद्र के किनारे कम ऊंचाई वाले स्थान पर पानी देर से उबलता है, और अगर अधिक ऊंचाई वाले स्थान होते तो पानी आसानी से उबलता है। क्लियर? कम ऊंचाई वाले स्थान पे वायुमंडलीय दाब कम होता है, कम ऊंचाई वाले स्थान पे तो वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होता है, तभी तो आपका पानी देर से उबल रहा है, क्योंकि बाहर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे आप हिमालयन रेंज पे जा रहे हो या नीलगिरी रेंज पे जा रहे हो, अगर हम पहाड़ों पे खाना बनाए, जैसे हम शिमला जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर धीरे धीरे कम होता है, जबकि कम ऊंचाई वाले स्थानों पे वायुमंडलीय दबाव अधिक होता है। तो ये दोनों ही क्या है, गलत है। सही क्या होगा कि कम ऊंचाई वाले स्थान पे वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। और समुद्र के किनारे कम ऊंचाई वाले स्थान पर पानी देरी से उबलता है। क्यों? बस 100 डिग्री सेल्सियस अपने दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ क्या है, अभिकथन और कारण दोनों ही क्या है, गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन इट रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ऑयल। एयर से कहाँ जा रही है, ऑयल में। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होता है, पहली बात तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है। ये एक मीडियम था एयर, यहाँ से दूसरे मीडियम में गई जो है ऑयल, ये है पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब
जब इसमें दो मीडियम होते हैं, एक डेंस मीडियम होता है, एक रेयर मीडियम होता है। डेंस मीडियम मतलब जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स आते हैं, जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इतना कॉम्पैक्टली अरेंज हैं कि जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ होगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। जैसे ये एक मीडियम, ये आपका जिसपे सरफेस है जिसपे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और ये दूसरा मीडियम, ठीक है, ये है आपका नॉर्मल। क्लियर। अब यहाँ क्या होता है, लेट सपोज लाइट ने कहाँ से ट्रेवल किया, यहाँ से ये आई, एयर है, एयर में क्या होता है, पार्टिकल्स दूर दूर अरेंज होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, तो यहाँ पे लाइट ना बहुत तेजी से पास होगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में गैप है। मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, प्लेटफॉर्म पे कोई भी नहीं है, तो आप जल्दी से अपनी ट्रेन में इजीली बोर्ड कर सकते हैं। अब अगर क्राउड बहुत ज़्यादा है तो आपको क्या होगा, ट्रेवल करने में ट्रेन को बोर्ड करने में बहुत मेहनत लगेगी। क्यों? क्योंकि लोगों को आपको धक्का देना पड़ेगा। सेम गोज विद लाइट। तो यहाँ क्या होता है, ये डेंस रेयर मीडियम से कहाँ आ रही है, डेंस मीडियम में, मीडियम चेंज हो गया। लेकिन जब लाइट रेयर टू डेंस मीडियम आती है ना, तो ये फोर्सफुल क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत क्लोजली अरेंज होते हैं, जिनकी वजह से ये नॉर्मल की तरफ आ जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल के पास मुड़ जाएगी। लेकिन अगर यही रिवर्स होता, अगर मान लीजिए कोई भी लाइट जो है वो डेंस मीडियम से, ठीक है, मान लीजिए यहाँ कोई लिक्विड मीडियम है, अब डेंस मीडियम से ये एयर में जा रही है, ये कोई लिक्विड मीडियम है, ये डेंस है, और ये एयर क्या है, रेयर मीडियम। अब जो लाइट होगी ना, ये क्या करती है, जब डेंस से रेयर मीडियम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अभिलंब से दूर हटेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से लाइट इजीली फ्लो कर जाती है। लाइट ऑफ स्पीड, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होती है, फास्ट होती है। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू सॉइल। जब लाइट जो है वो कैसे ट्रेवल कर रही है, ये है रेयर मीडियम और ये है आपका डेंस मीडियम। तो रेयर टू डेंस जब जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल के पास आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली इम्पैक्ट है, और यहाँ पे जो लाइट की स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है। एंड द रे बेंड्स टुवर्ड्स अ नॉर्मल, और जो रे है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डेंस मीडियम में जा रही है। स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, गलत। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, सही है। एंड द रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नहीं, वो नॉर्मल से दूर नहीं हटेगा क्योंकि डेंसर मीडियम में वो नॉर्मल के पास आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। जो फोर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और एक होता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट और सरफेस जो होती हैं वो एक दूसरे के टच में रहती हैं, जबकि नॉन कॉन्टैक्ट में ऑब्जेक्ट और सरफेस जो होती हैं वो एक दूसरे के टच में नहीं रहती। अगर मैं मस्कुलर फोर्स की बात करूं तो आप अगर मान लीजिए दीवार पे धक्का लगा रहे हैं, आपने कोई पानी से भरी बाल्टी उठाई, तो आपको अपनी मसल्स को उस ऑब्जेक्ट के साथ टच करना पड़ेगा। आप किसी बुक को इधर से लेकर के उधर रख दे रहे हैं, कोई कार्टन खिसका रहे हैं, सो दीज ऑल आर योर मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है आपका, हमेशा कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। क्लियर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें, जब आप किसी भी चीज में फ्रिक्शन करते हो, आपने दो पत्थर आपस में रगड़े, तो उनमें क्या होगा, अपोजिट चार्ज आ जाएगा, लेकिन उन दोनों को आपको क्या करना पड़ा, कांटेक्ट में लाना पड़ा। ठीक है, आप जब जमीन पे चलते हैं, रफ सरफेस पर जब आप चलते हैं, तो आपके पैर और अर्थ के बीच में क्या होता है, कांटेक्ट होता है। सो दीज ऑल आर योर रूल ऑफ फ्रिक्शन। ड्रैग क्या होता है, ड्रैग का मतलब होता है आपका कर्षण। कर्षण मतलब किसी भी चीज को खींचना। जब आप किसी चीज को खींचोगे तो उस केस में क्या होता है, आपका उस चीज को आपको टच करना पड़ेगा। जब हम किसी को अपनी तरफ खींचते हैं या दरवाजा खींचते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम उस ऑब्जेक्ट को टच करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, मैग्नेट जो होती है वो दूर से ही आयरन को अट्रैक्ट करने लग जाती है। मस्कुलर फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दिस इज योर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, अर्थ उसको अपने आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन जरूरी तो नहीं ना वो उसको टच करे, वो वैसे ही उसको दूर से ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ड्रैग। ड्रैग जो होता है वो क्या है आपका, कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो आपने एक चीज देखी होगी कि जब हम छोटे थे तो हम क्या करते थे, बैलून्स जो थे उनको तेल लगे बालों में ऐसे रब करते थे, और कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े से थे उनसे उसको अट्रैक्ट करवाते थे। तो उस केस में क्या होता है, दो अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को दूर से ही अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये तीनों ही क्या है आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स
होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेज। लेट सपोज ये कोई मैग्नेट है, इसको क्या किया 2 पीस में आपने तोड़ दिया। इफ दीज 2 पीसेज आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, अब ये जो दोनों पीस आपके टूटे हैं, ठीक है, एक मैग्नेट ये रही और एक मैग्नेट ये रही, अब इन तीनों को क्या करा, एक दूसरे के पास लाया गया। ठीक है, ये दोनों को एक दूसरे के क्लोज लाया गया। दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट किस केस में करेंगी, जब इसका नॉर्थ पोल, ठीक है, और इसका क्या हो, साउथ पोल हो। ये दो मैग्नेट अलग हो गई, तोड़ दिया हमने, तो या तो यहाँ पे इसका साउथ पोल हो, यहाँ नॉर्थ पोल हो, और यहाँ इसका साउथ पोल हो और यहाँ नॉर्थ पोल हो, तो उस कंडीशन में तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं। रिपेल ईच अदर, लेट सपोज अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ भी नॉर्थ पोल हो जाए और यहाँ भी साउथ पोल हो जाए, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल भी कर सकती हैं। मे अट्रैक्ट और रिपेल, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए मैग्नेट ऐसे है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और इधर है आपका साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इस कंडीशन में दोनों क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। लेकिन लेट सपोज साउथ पोल नॉर्थ पोल और ये है आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस कंडीशन में ये एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, वो अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है। ना ही अट्रैक्ट करेंगी ना ही रिपेल करेंगी, ये तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो ना तो अट्रैक्ट करे ना रिपेल करे, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगी। तो यहाँ पे क्या है, जब आप मैग्नेट को 2 पीस में तोड़ते हैं तो या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं या फिर वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। अब है आपका ड्यूरिंग अ क्लास एक्सपेरिमेंट। क्लास में कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उसके दौरान टीचर जो है वो 2 ऑब्जेक्ट लेती है, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। इमर्ज देम इन वाटर, इसने क्या किया, ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट जो है उसको क्या किया, पानी के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है शी रिकॉर्डेड द रीडिंग, उसने क्या की, रीडिंग रिकॉर्ड की यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस एज शोन बिलो। जो स्प्रिंग बैलेंस है उसको लेके यहाँ पे इसकी रीडिंग जो है उसको दिखाया गया है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ए ऑब्जेक्ट जो है उसका वेट ऑफ स्टोन जो है एयर में, मतलब ये कोई स्टोन है, ठीक है, इस स्टोन का एयर में 92 न्यूटन वेट है, हवा में इसका वेट कितना है, 92 न्यूटन। अब पूछा है वेट ऑफ स्टोन इन वाटर, तो हमें पानी में इस स्टोन का जो वेट है वो निकालना है। अब यहाँ पे वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, एक चीज याद रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जितना वेट डिस्प्लेस करता है उतना ही उसमें ब्यूएंट फोर्स लगता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप पानी में 72 न्यूटन वेट जो है उसको डिस्प्लेस करते हैं, मतलब आपने 72 न्यूटन पानी जो है वो हटा दिया किसी भी सी वाटर में या कहीं पे भी, उस केस में तो जो सी वाटर है वो आपके ऊपर भी 72 न्यूटन ही ब्यूएंट फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से आप उस पर फ्लोट कर पाते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा, जब वो उतने ही लेवल में उतना ही न्यूटन फोर्स जो है उसको नीचे से लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इसने 16 न्यूटन वेट जो है वो डिस्प्लेस किया है किसमें, लिक्विड में। किसने, 92 वेट वाले स्टोन ने। तो जितना इसने डिस्प्लेस किया है ना बॉडी के ऊपर, यानी कि इस पत्थर के ऊपर जो ब्यूएंट फोर्स है, ब्यूएंट फोर्स कहाँ से लगेगा, जिस लिक्विड में उसको डिप किया गया है। तो ये जो लिक्विड है वो ब्यूएंट फोर्स लगाएगा इस स्टोन के ऊपर, तो वो भी एग्जैक्ट कितना होगा आपका 16। ठीक है, तो यहाँ पे y कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक है, अब अगर हम x निकालें तो x में क्या है, वेट ऑफ स्टोन इन वाटर, जब आप पानी के अंदर किसी स्टोन को डालोगे तो वो उतना रिप्लेस भी तो करेगा ना, पानी भी तो ब्यूएंट फोर्स लगाएगा। तो उस केस में मान लीजिए यहाँ पे कितना है आपका, हवा में स्टोन का वेट कितना था 92, क्योंकि हवा में तो ब्यूएंट फोर्स लगेगा नहीं। तो यहाँ में हम क्या करेंगे, 92 में से 16 जो है उसको रिमूव कर देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा आपका 76। ठीक है, एक बार देख लीजिए। हाँ, तो यहाँ क्या होगा, x हो जाएगा आपका 76, ठीक है, y हो जाएगा आपका 16। ठीक है, वापस समझा रही हूँ कि जो लिक्विड में आप ये समझिए कोई वेट ऑफ स्टोन है, ठीक है, हवा में इसका वेट कितना है, पत्थर का 92 न्यूटन है, 92 न्यूटन है। अब आपने इस स्टोन को क्या किया, लिक्विड में डाला, लिक्विड में डालने पर इसका जो वेट है वो न्यूटन में कितना डिस्प्लेस हुआ, 16, मतलब इसने 16 न्यूटन जो पानी है वो लिक्विड में रिमूव किया। जितना इसने रिमूव किया है ना, जितना डिस्प्लेसमेंट ये शो करेगा, सेम उतना ही ब्यूएंट फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है।
लेट सपोज आप पानी के अंदर किसी भी चीज को डुबाते हो, ठीक है, तो इनिशियली वो नहीं डूबती, फिर हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, नीचे से भी एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो क्या होता है, उसको डूबने नहीं देता। तो यही सेम प्रोसेस होती है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इन न्यूटन इज 16 kg, तो जो ब्यूएंट फोर्स होगा वो बिल्कुल सेम होता है जितना वो उसको डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y इज योर 16। अब पानी में स्टोन का वेट पूछा है, तो पानी के अंदर हवा में तो 92 है, क्यों, क्योंकि उसमें ब्यूएंट फोर्स वहां पे काम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको लिक्विड में डालोगे तो इसमें ब्यूएंट फोर्स काम करेगा, तो उसमें क्या होगा, यहाँ से हम 16 जो है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 76। अब नीचे देखिए, नीचे क्या है, वेट ऑफ स्टोन एयर में हमको नहीं मालूम है कितना है, यहाँ पे वेट ऑफ स्टोन जो है वो कितना है, 70, ठीक है। अब यहाँ देखिए ब्यूएंट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, अगर ब्यूएंट फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो वेट लिक्विड का होगा, जो वेट लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है वो कितना होगा, 10 न्यूटन, तो Z क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 न्यूटन। जितना ब्यूएंट फोर्स होगा उतना ही वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट उतना ही न्यूटन फोर्स डिस्प्लेस करता है जितना ब्यूएंट फोर्स नीचे से लगता है, तो यहाँ क्या हुआ, Z 10 न्यूटन। अब यहाँ पे हवा में हमको स्टोन जो है उसका वेट बताना है, पानी में कितना है, 70, तो 70 में जब आप 10 जोड़ेंगे तो Q कितना हो जाएगा आपका, 80 न्यूटन, ठीक है। क्योंकि हवा में जो स्टोन का वेट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि पानी में जो है वो एक ब्यूएंट फोर्स अप्लाई हो जाता है, क्लियर। तो पानी में जो स्टोन का वेट होगा वो कम होगा, कितना, जितना ब्यूएंट फोर्स उस पर लग रहा है उसको या तो सब्सट्रैक्ट कीजिए, और अगर कोई ऑब्जेक्ट हवा में है तो उस पर जितना ब्यूएंट फोर्स लग रहा है उसको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ क्या होगा आपका, x इज योर 76, तो x 76 है थर्ड में और फोर्थ में, फिर है y है आपका 16, y इज योर 16 थर्ड एंड फोर्थ, q इज योर 80n, तो ये हो गया z 80 और q हो जाएगा आपका, सॉरी z इज योर 10 एंड q इज योर 80, सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इतना याद रखिएगा कि ब्यूएंट फोर्स उतना ही होता है किसी भी बॉडी के ऊपर जितना वेट जो है वो लिक्विड में उसको डिस्प्लेस करती है, ठीक है। सो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में जब आप डालते हो तो वो कुछ ना कुछ पानी को डिस्प्लेस करता है, वो वेट उतना ही होता है जितना नीचे से पानी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्यूएंट फोर्स लगाता है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन, ठीक है। राइजिंग सन इज नॉट कंसीडर्ड एज एन एप्रोप्रिएट गाइड टू लोकेट डायरेक्शन इन ऑल सीजन्स, बिल्कुल सही बात है कि जो उगता हुआ सूरज होता है वो अप्रोप्रिएटली गाइड नहीं करता है हमको सभी सीजन्स में डायरेक्शन को लोकेट करने के लिए। ऑल सीजन्स मतलब विंटर, समर एंड रेन, ये 3 सीजन होते हैं हमारे यहाँ, तो इन तीनों सीजन में अगर हमें डायरेक्शन मालूम करनी हो कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, तो उसके लिए राइजिंग सन जो है उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। सर्दियों में तो सूरज उगता ही नहीं है 9-10 बजे तक, तो क्या करें, कैसे डायरेक्शन मालूम करें, यहाँ पे हम यूज करते हैं पोलर स्टार, ठीक है। जो पोलर स्टार होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं ध्रुव तारा, ये कहाँ उगता है आपका, ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ रीजन जो है उसमें उगता है, क्लियर। पॉइंट ऑफ सनराइज चेंजेस कंटिन्यूअसली, जो सनराइज होता है उसका पॉइंट हमेशा कंटिन्यूअसली चेंज होता है, बिल्कुल सही बात है, क्यों, जैसे जैसे अर्थ रोटेट होगी वैसे वैसे जो सनराइज है उसका पॉइंट भी चेंज होता है, ये बात सही है। सनराइजेज इन द ईस्ट जो हम बचपन से पढ़ते जा रहे हैं कि वो उगता पूर्व में ही है और छिपता पश्चिम में है, लेकिन जो पॉइंट होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। हम स्कूल तो डेली जाते हैं लेकिन डायरेक्शन तो हम डेली बदलते हैं ना, कभी हम शॉर्टकट से जाते हैं, कभी पापा छोड़ते हैं, कभी कुछ होता है, तो उसमें क्या होता है, पॉइंट ऑफ सनराइज चेंजेज कॉन्टिन्यूसली, ये बात बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग समर सॉल्स्टिस, जो समर सॉल्स्टिस होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत, ठीक है, तो जो ग्रीष्म अयनांत होता है उसमें पॉइंट ऑफ सनराइज शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। ये जो पॉइंट ऑफ सनराइज है ना, ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पॉइंट ऑफ अर्थ, क्यों, क्योंकि इस टाइम जो धरती होती है, ठीक है, वो सूर्य के इतने पास आ जाती है, और ये पहली बात हमेशा कहाँ होता है, नदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। ये आपकी अर्थ है, दिस इज योर नदर्न हेमिस्फेयर एंड दिस इज योर सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। अब हिंदी में मुझे नहीं पता, शायद उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है।
तो ग्रीष्म अयनांत में क्या होता है, जो अर्थ होती है वो सूर्य की तरफ इतना ज़्यादा झुक जाती है, इतना ज़्यादा रोटेट हो जाती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन जो है वो लंबा हो जाता है। कैसे, 21 जून जो है उसको क्या होता है, ग्रीष्म अयनांत होता है। कहाँ होगा, नदर्न हेमिस्फीयर में। जो अर्थ होती है वो शिफ्ट होने लगती है कहाँ पे, सूर्य की तरफ, और अर्थ जो है वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होगी। क्यों, क्योंकि सनराइज जो है, अर्थ जो है वो सूर्य के बहुत ज़्यादा पास आती है। अर्थ का जो झुकाव है वो ऑलरेडी 23.5 डिग्री है। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा टिल्ट हो जाती है, इसीलिए ये बहुत लंबा दिन माना जाता है। ड्यूरिंग विंटर सोलिस्टिस, जो विंटर सोलिस्टिस होता है उसे हम बोलते हैं शीतकालीन अयनांत। ठीक है, तो जो शीतकालीन अयनांत होता है उसमें अर्थ जो होती है वो सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है, और ये कहाँ होता है आपका, सदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, ये कब होगा आपका, 21 जून को होता है, ये होता है आपका 22 दिसंबर। ठीक है, इस दिन जो होता है सर्दी का दिन सबसे लंबा इस दिन बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जो अर्थ होती है वो सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है, और ये साउथ की तरफ जो है इतनी ज़्यादा टिल्ट हो जाती है। क्लियर, तो यहाँ क्या होगा, राइजिंग सन इज नॉट कंसीडर्ड एज एन अप्रोप्रिएट गाइड टू लोकेट डायरेक्शन इन ऑल सीजन। बिल्कुल सही बात है, हम सूर्य के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि हम पोल स्टार जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। पॉइंट ऑफ सनराइज चेंजेस कंटिन्यूसली, जो सनराइज का पॉइंट है वो हमेशा चेंज होता रहता है। बिल्कुल करेक्ट है, कभी इधर होगा कभी उधर होगा, क्योंकि अर्थ रोटेट होती है, और जैसे जैसे अर्थ रोटेट होगी पॉइंट ऑफ सनराइज विल गेट चेंज। ड्यूरिंग समर सोलिस्टिस द पॉइंट ऑफ सनराइज शिफ्ट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। जो समर सोलिस्टिस होता है यानी कि ग्रीष्म अयनायन जो होता है उसमें पॉइंट ऑफ सनराइज नहीं होगा, पॉइंट ऑफ अर्थ रोटेशन जो है शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। क्लियर, ड्यूरिंग विंटर सोलिस्टिस द पॉइंट ऑफ अर्थ रोटेशन शिफ्ट टुवर्ड्स साउथ। ये होता है आपका 21 जून, ये होता है आपका 22 दिसंबर। धरती जो होती है वो 23.5 डिग्री वैसी झुकी हुई है। ग्रीष्म अयनांत में वो सूर्य के नज़दीक इतनी चली जाती है, इतना ज़्यादा झुक जाती है, इसीलिए सबसे लंबा दिन होता है, सबसे गर्म दिन होता है। 22 दिसंबर को क्या होता है, ये सदर्न हेमिस्फेयर में होती है प्रोसेस, जबकि ग्रीष्म अयनांत नदर्न हेमिस्फेयर में होता है। 22 दिसंबर को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसे सबसे लंबा दिन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि धरती जो है वो सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सो S1 एंड S2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, देयर आर 3 टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब A है, एक टेस्ट ट्यूब B है, एक टेस्ट ट्यूब C है। सो द A B C हैविंग कलरलेस लिक्विड ऑफ इक्वल वॉल्यूम एंड स्ट्रेंथ। इसमें क्या है, कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, अ ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थैलिन, जो फिनोफ्थैलिन होता है पहली बात तो एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। ठीक है, इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, जिससे हम एसिड बेस को मालूम कर सके। इस फिनोफ्थैलिन को हमने तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड किया। कैसे, एक ड्रॉप बस। इट इज़ ऑब्जर्व द टेस्ट ट्यूब A एंड B रिमेन कलरलेस। A और B जो है वो कैसी रही, कलरलेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हमने फिनोफ्थैलिन डाला तो इसने कलर चेंज ही नहीं किया। फिनोफ्थैलिन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में कैसा रहता है, सस्टेनेबल रहता है, मतलब इसका जो भी कलर है ये कलरलेस रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं ना, ये कैसा कलर देता है, लाइट पिंक। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जो फिनोफ्थैलिन होता है ना, ये हमेशा एसिड सॉल्यूशन में और न्यूट्रल सॉल्यूशन में इंटैक्ट रहेगा, मतलब कोई कलर चेंज शो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको बेस सॉल्यूशन में डालोगे ये तुरंत कलर चेंज करता है और लाइट पिंक कलर प्रोड्यूस कर देगा। तो यहाँ क्या है, फिर आगे क्या बोला है, C बिकम्स पिंक। तो C क्या है, बेस है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अब व्हेन द पिंक सॉल्यूशन ऑफ C, जब ये जो पिंक सॉल्यूशन है C का उसको ऐड किया जाता है A में और B में, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो A है वो तो कलरलेस रहा। तो जब A कलरलेस है तो मतलब ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वो बेस के साथ भी अपना कलर चेंज नहीं कर पाया। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, जिनकी वैल्यू 7 से नीचे होती है और कहाँ, 1 की तरफ हम बढ़ते जाते हैं तब, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। और जो B है उसने थोड़ा सा पिंक कलर ले लिया, तो B क्या है, यहाँ पे वीक एसिड है। ठीक है तो वो भी एसिड ही, क्यों, क्योंकि A और B में पहले तो कोई कलर नहीं आया। लेकिन C क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस जब आपने इसमें डाला, ये क्या था, वीक एसिड था। वीक एसिड कौन सा होता है आपका, एसिटिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं CH3COOH। जैसे ही आप इसको इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, इसने थोड़ा सा पिंक कलर लिया। तो यहाँ एग्जैक्ट कंपोजिशन क्या होगा, दिस इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज योर वीक एसिड एंड दिस इज योर स्ट्रॉन्ग बेस। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, क्यों, क्योंकि इससे पहले कोई भी कलर शो नहीं किया था, तो वैसे ही गलत हो गया।
ए वीक एसिड हो ही नहीं सकता, अगर ये वीक एसिड होता तो स्ट्रॉन्ग बेस डालने पे ये तुरंत पिंक कलर दे देता, तो ये भी गलत है। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस ये है ही नहीं, क्योंकि अगर ये वीक बेस होता तो इसको ये कभी भी वीक बेस में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो ये क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब ए क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और बी वाला क्या है, वीक एसिड। क्यों, क्योंकि इसने पहले फिनोल्फ्थेलिन के साथ कोई कलर नहीं दिया, लेकिन जैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस डाला उसने स्लाइटली पिंक कलर ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी यूटिलाइज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे किस पेयर को यूज किया जा सकता है, रेड कैबेज लीव टर्मेरिक, सॉल्ट टर्मेरिक, बनाना लीव्स कैबेज लीव्स, लेमन जूस टर्मेरिक। टर्मेरिक इज ए नेचुरल इंडिकेटर, कैबेज लीव इज ए नेचुरल इंडिकेटर, टर्मेरिक इज नेचुरल इंडिकेटर, बट सॉल्ट, बनाना लीफ, लेमन जूस, दीज थ्री आर नॉट एन इवन इंडिकेटर। ठीक है, रेड कैबेज लीव जो होती है और टर्मेरिक जो होती है, इसे हम एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। जो टर्मेरिक होती है वो एसिड के साथ कोई भी कलर नहीं देती, यानी कि नो कलर चेंज। अगर आप किसी भी एसिड पे इसको डालेंगे तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको बेस के ऊपर डालेंगे, ठीक है, बेस में हम इसको घर में भी देखते हैं, आप कभी भी किचन टॉवल देखिएगा उस पर हल्दी के निशान लगे रहते हैं, जैसे ही आप साबुन लगाएंगे तो जो टॉवल का कलर होता है वो तुरंत ब्रिक रेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि हल्दी बेस के साथ रिएक्ट करके क्या देती है, ब्रिक रेड कलर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और अगर कैबेज लीफ की बात करें तो जो कैबेज लीफ होती है वो क्या करती है, आपका नेचुरल इंडिकेटर है, दोनों ही नेचुरल इंडिकेटर है। एसिड के साथ कैबेज लीफ कोई भी कलर नहीं देती, कैबेज कलर जो होता है वो रेड होगा या फिर पर्पल कलर होगा, ये दोनों ही क्या होते हैं, इंटैक्ट रहते हैं। लेकिन आप जैसे ही इसको बेस में डालेंगे ना, ये तुरंत कैसा कलर दे देती है, ग्रीन कलर। ठीक है, जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो भी आपका बेस के साथ कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर। तो वापस देखते हैं, जो एसिड होता है उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, ना तो रेड कैबेज में ना टर्मेरिक में। बेस में टर्मेरिक जो है वो ब्रिक रेड कलर देती है और रेड कैबेज लीफ जो है वो बेस में कैसा कलर देता है, ग्रीन। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, रिया वांटेड टू स्टोर द पिकल इन ए कंटेनर। जो रिया है वो अचार को एक कंटेनर में स्टोर करना चाहती थी। द बेस्ट कंटेनर फॉर दिस पर्पस कैन बी, तो इस उद्देश्य के लिए सबसे सही कंटेनर कौन सा हो सकता है, एल्यूमिनियम, ग्लास, कॉपर और ब्रास। एल्यूमिनियम, कॉपर और ब्रास ये तीनों ही क्या है, आपकी मेटल्स हैं। क्लियर, जो मेटल होती है वो हमेशा क्या करेगी, पिकल के साथ रिएक्शन शो करती है। क्यों, क्योंकि पिकल के अंदर होता है आपका एसिटिक एसिड। क्यों हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे इसको डालते हैं, बाजार के जितने भी अचार आते हैं आपने देखा होगा वो हमेशा प्लास्टिक बोतल में आता है या फिर ग्लास कंटेनर में। क्यों, मेटल के साथ एसिटिक एसिड क्या होता है आपका, CH3COOH। अब आप देखिए मेटल क्या है, लेट सपोज आपने कॉपर ली, कॉपर को किसके साथ रिएक्ट किया, CH3COOH के साथ, ये क्या बना देगा, CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर, तो इस केस में क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और जैसे ही सॉरी कॉपर हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा CuCH3C आई एम सॉरी, यहाँ पे एक सॉल्ट कंपोजिशन होगा, एक तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा और एक यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आई एम नॉट गेटिंग इट कि कौन सा सॉल्ट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी और उस केस में क्या होता है, जैसे ही हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी तो वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एसिड को जब भी आप मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन रिलीज होती है जो आपकी बॉडी को हार्म करती है। जबकि ग्लास जो होता है वो कभी भी एसिड वगैरह के साथ रिएक्ट नहीं करता। दिस इज कम्प्लीटली ए न्यूट्रल। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। अ मटेरियल M वॉज हीटेड इन ए स्पून। एक मटेरियल M है जिसको एक चम्मच में गर्म किया गया। ठीक है, ये मान लीजिए कोई चम्मच है, इसमें मटेरियल M है जिसको आपने क्या किया, गर्म किया। इमीडिएटली पुट इन ए गैस जार, आपने इसको क्या किया, किसी जार में रख दिया और कवर कर दिया। स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वॉज एडेड टू द जार। अब इस जार में क्या किया आपने, थोड़ा सा पानी लेके उसको ऐड किया इस जो गर्म किया था हमने मटेरियल उसमें। द सोल्यूशन वॉज टेस्टेड विद ब्लू लिटमस पेपर। अब हमने क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर जो है उसके साथ इसको टेस्ट किया। तो जो पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में। और ब्लू टू रेड कब कन्वर्ट होता है, जब सोल्यूशन क्या होता है, एसिडिक। ठीक है, सो द मटेरियल M कुड बी
तो जो लिटमस पेपर होता है ना, पहली बात तो वो आपका नेचुरली ऑब्टेन्ड होता है। डिवीजन कौन सा है? थैलोफाइटा, जहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है। क्या है? लाइचेन जो है उससे इसको ऑब्टेन किया जाता है। दूसरा, ब्लू टू रेड अगर कन्वर्ट होता है दैट मीन्स सोल्यूशन इज एसिडिक, और अगर रेड टू ब्लू कन्वर्ट होता है दैट मीन्स सोल्यूशन इज बेसिक। ओके, सो नाउ जो मटेरियल M है वो क्या है? सोडियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। यहाँ पे लिटमस पेपर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हुआ है। सोडियम जो है वो पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ विग्रसली रिएक्ट करता है। इसको तो रखते ही मिट्टी के तेल में है, तो हम इसको हीट कर ही नहीं सकते, तो ये तो हट गया। एल्यूमिनियम जो है, अगर मान लो हम उसको स्पून में हीट करें, ठीक है, फिर गैस जार में डालें, फिर हमने पानी डाल दिया, तो ये क्या बना देगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है? बेस। मैग्नीशियम क्या करेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और अगर हम सल्फर की बात करें तो लेट सपोज सल्फर को आपने चम्मच में गर्म किया, ठीक है, इस सल्फर को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया, तो क्या बना? सल्फर ऑक्साइड। अब इस सल्फर ऑक्साइड को आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या बनेगा? H2SO3। ठीक है, और ये H2SO3 क्या होता है? आपका सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर? तो यहाँ क्या होगा? आपका सल्फर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ पे इसलिए करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता है। लेकिन अगर यहाँ ये बोल देता कि जो लिटमस पेपर है वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हो जाता? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जैसे ही हम MgO जो है उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते तो क्या बनता? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या होता है? बेस। ये रेड टू ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट करता, जबकि हमें क्या चाहिए? एसिडिक। एसिडिक के लिए सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि हम गर्म कर रहे हैं उसको, फिर उसको गैस जार में डाल रहे हैं, तो यहाँ क्या बना? सल्फर ऑक्साइड। इस सल्फर ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो तो क्या बनता है? H2SO3। दिस इज योर सल्फ्यूरस एसिड। सो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, सेल्यूलोज रिच फूड सब्सटेंस आर गुड सोर्स ऑफ रफेज फॉर ह्यूमन बींग्स। बिल्कुल सही बात है कि जो सेल्यूलोज रिच फूड सब्सटेंस होते हैं वो ह्यूमन बींग्स जो है उनके लिए एक अच्छे सोर्स होते हैं। जो सेल्यूलोज होता है वो क्या करता है? हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, ठीक है, और जो सेल्यूलोज को जब हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ये बेसिकली जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है? एक स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो बहुत बड़ी होती है इनकी, जहाँ पे अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, और ये अपेंडिक्स की वजह से यहाँ पे विलाई होते हैं, इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे इसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब अगर ह्यूमन बॉडी में बात करें कि जो सेल्यूलोज रिच फूड हैं वो होते कैसे हैं, तो आप जब रूट्स खाते हो, ठीक है, जैसे हमने क्या खाया? गाजर खाई, मूली खाई, ये सब क्या है? मॉडिफाइड रूट्स होती हैं। हम लेग्यूम्स खाते हैं, जितनी भी दालें खाते हैं हम, ये सब क्या है? सेल्यूलोज होता है। जब हम पालक खाते हैं, मेथी खाते हैं, इन सब में सेल्यूलोज होता है। जैसे आपने सेब खाया, एप्पल के अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज रिच फूड होता है। स्ट्रॉबेरी हो गई, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारा सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। तो कई बार आपने देखा होगा और बॉडी में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर बोलता है दलिया खाओ, ठीक है, मोटा अनाज खाओ। उसमें क्या होता है? आपकी बॉडी में इसका डाइजेशन नहीं हो पाता, और जब हम वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं हमारी बॉडी से तो वो डायरेक्ट रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे जो सेल्यूलोज रिच फूड सब्सटेंस होते हैं दे आर ए गुड सोर्स। पालक गुड सोर्स होता है, रूट्स गुड सोर्स होती हैं, लेग्यूम्स गुड सोर्स है, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, पियर्स, ये सब क्या है? गुड सोर्स होते हैं आपके सेल्यूलोज के। ठीक है, जितने भी होल फ्रूट्स होते हैं तो ये रफेज का काम करते हैं। ठीक है, रुक्षांश जो होते हैं उसकी तरह काम करते हैं ह्यूमन बींग्स में। बिल्कुल सही है। सेल्यूलोज गेट्स एब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू फाइबर्स ड्यूरिंग डाइजेशन। बिल्कुल सही बात है कि जो सेल्यूलोज होता है ना ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है, ये डाइजेस्ट नहीं होता है बल्कि डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है और फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है डाइजेशन के दौरान। ठीक है, द सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट सेल्यूलोज इनटू फाइबर्स। जो सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया सेल्यूलोज को फाइबर में कहाँ कन्वर्ट करते हैं? आपके जो एनिमल सेल्स होती हैं, कौन सी? जितने भी आपके हर्बीवोरस होते हैं जो घास खाते हैं उनमें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज को फाइबर में कन्वर्ट करते हैं। जबकि जो सेल्यूलोज होता है ये डायरेक्ट हमारी बॉडी में क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, उसको फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है डाइजेशन के दौरान। तो ए जो है वो सही है। R1 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट कंटेन एनी एंजाइम। इनमें से कौन सा जो है वो कोई भी एंजाइम को कंटेन नहीं करता है? बाइल जूस,
बाइल जूस जो होता है वो कौन सिक्रीट करता है? आपका लिवर। ये क्या करता है? फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है। ये स्टोर कहाँ होता है? आपका गॉल ब्लैडर में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड बताइए, ना एक्सोक्राइन मेंशन करें ना एंडोक्राइन, देन दैट वुड बी दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। लिवर जो होता है, इसमें कई लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो उनको क्या होता है? लिवर सिरोसिस हो जाता है, यानी कि लिवर ब्लीड करने लगता है। पेनक्रियाटिक जूस जो होता है, दिस इज योर लार्जेस्ट एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, दोनों ही ग्लैंड होती है ये, यानी कि इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। सलाइवरी जूस जो होता है, यह आपका माउथ से जब डाइजेशन शुरू होता है तो हमारे मुंह में क्या होता है? सलाइवा प्रेजेंट होता है। सलाइवरी अमाइलेज जो होता है, इसमें एक अमाइलेज एंजाइम होता है। ठीक है, ये क्या करता है? खाने को बोलस बनाता है। सलाइवरी अमाइलेज में लाला ग्लैंड होती है, लार सिक्रीट होती है, जिसकी वजह से खाना जो है वो गीला हो जाता है। इसी में ही आपके लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम जो होता है वो क्या करता है? आपके बैक्टीरियाज को किल करने का काम करता है। गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो ये स्टमक में सिक्रीट होता है। ठीक है, स्टमक में ऑक्जेंटिक सेल्स होती है, म्यूकोसा सेल्स होती हैं, और यहाँ पे क्या क्या एंजाइम सिक्रीट होता है? आपका लाइपेज और रेनिन। ठीक है, ये क्या करता है? आपका फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब का डाइजेशन होता है। पेनक्रियाटिक जूस जो होता है, इसके अंदर क्या होता है? आपका एक तो लाइपेज सिक्रीट होता है। लाइपेज क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन क्या करता है? आपका प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। और एक होता है अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है? आपका कार्बोहाइड्रेट जो है उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। ये तीनों ही एंजाइम जो हैं पेनक्रियाटिक जूस से कहाँ जाते हैं? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ जाके यहाँ पे आपका कंप्लीट डाइजेशन फिनिश हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट हो जाता है, प्रोटीन भी और फैट भी। बाइल जूस एक ऐसा होता है जिसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। बाइल जूस सिर्फ क्या करता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट डिपोजिशन है, ठीक है, जो फैट कंटेंट होता है उसको डिग्रेड करने में सिर्फ हेल्प करता है। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। 2 containers A and B contain 50 gram of ice at 0 degree and 50 gram of water at 0 degree C respectively। दो कंटेनर है, ये A कंटेनर है और ये B कंटेनर है। इसमें है 50 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें है 50 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे। इफ बोथ द कंटेनर्स आर केप्ट इन द फ्रीजर, दोनों को ही आपने फ्रीजर में रखा, रेफ्रिजरेटर में, और उनको अलाउ किया थर्मल इक्विलिब्रियम पर आने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू? ए विल लूज मोर हीट देन बी। ए जो है वो ज़्यादा हीट रिलीज करेगा। अगर ए ज़्यादा हीट रिलीज करेगा तो उस केस में ए जो है वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो गलत हो गया। बी विल लूज मोर हीट देन ए, जो बी है वो ज़्यादा हीट लूज करेगा ए के कंपैरिजन में, बिल्कुल सही बात है। जो बी है वो जितना ज़्यादा हीट रिलीज करेगा उतनी जल्दी उसकी फ्रीजिंग होती चली जाएगी। सो द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। बोथ ए एंड बी विल लूज इक्वल हीट, दोनों इक्वल हीट हुई, दोनों जो है वो इक्वल हीट लूज कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि दोनों को क्या हो, एक तो ऑलरेडी आइस फॉर्म में प्रेजेंट है ही है, ठीक है, लेकिन एक जो है वो क्या है? पानी की फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये तो हम कई बार घर पे देखते भी हैं, जब बर्फ़ को हम रखते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो पानी है उसको फ्रीज होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि वो हीट को जल्दी जल्दी रिड्यूस करता है। और बेसिकली आपसे पूछा जाए कि थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो होता क्या है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम बेसिकली एक स्टेट होती है, ठीक है, एक बेसिकली एक अवस्था होती है जिसमें दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जब तक कि उनमें, कैसे समझाऊं, मतलब एक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कनेक्टेड रहेंगे परमिएबल बैरियर के थ्रू, ठीक है। परमिएबल बैरियर मतलब एक चीज दूसरे चीज में पास होगी लेकिन नहीं हो पाएगी। डोंट हैव एनी हीट ट्रांसफर बिटवीन देम, जिससे कि इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर ना हो, ठीक है। और अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में देखें तो इसमें जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे आइस थी और यहाँ पे पानी था, जहाँ पे हीट जो होती है वो इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में ट्रांसफर होती है, चाहे वो कनेक्टेड हो चाहे वो ना कनेक्टेड हो। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो ये वाला है 50 ग्राम ऑफ वाटर, ये क्या करेगा, ज़्यादा हीट को रिलीज करेगा, ठीक है। और अगर इसको डायग्रामेटिकली आपको देखना हो तो लेट सपोज दिस इज योर 0 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज योर 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस वाला हीट रिलीज करेगा और ये वाला हीट रिलीज करेगा, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, ये दोनों ही एक इक्वल हीट तक इजीली पहुंच जाएंगे,
ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और शायद मुझे हल्का सा इस क्वेश्चन में डाउट भी है, तो अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी मतलब मुझे डाउट लगता है तो मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन जो है उसमें ड्रॉप कर दूंगी। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 75। द टाइप ऑफ जॉइंट इन एल्बो of our forelimb undergo similar movement as of the door joint of the house, which joint is this? ठीक है, यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा जॉइंट जो है वो प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या होता है आपका, जहाँ पे आपके जो शोल्डर वाला पॉइंट होता है और जहाँ पे जो हिप वाला जॉइंट होता है, ठीक है, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, ये होता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जब बॉल जो होती है उसको हम किसी सॉकेट में फिक्स कर देते हैं, दैट इज योर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट अगर बात करें हम पाइवोटल जॉइंट, तो जो पाइवोटल जॉइंट होता है दैट इज योर धुराग्र संधि, जिसे हम बोलते हैं सिर। सिर कैसे रखा हुआ है हमारा, ऐसे रखा हुआ है गर्दन के ऊपर, ठीक है, दिस इज फिक्स्ड, मतलब आप उसको चारों तरफ रोटेट कर सकते हो, ये पूरा इस तरीके से 360 रोटेट हो सकता है। हिंज जॉइंट जो होता है दिस इज योर एल्बो जॉइंट, जो आपका पटेला यानी कि नी लेंथ जॉइंट होता है, और जो कोनी वाला जॉइंट होता है आप इसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन जो है वहां पे आप इजीली मूव कर सकते हो, आप हर डायरेक्शन में उसको मूव नहीं कर सकते। ठीक है, दरवाजा जो होता है आप उसको कैसे या तो आगे ले सकते हो या पीछे ले सकते हो। ठीक है, फिक्स जॉइंट जो होता है ये बिल्कुल फिक्स रहते हैं, जैसे आपका अपर जॉ जो होता है यू कांट मूव इट, दिस इज योर इमूवेबल जॉइंट। तो यहाँ क्या होगा आपका हिंज जॉइंट, सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लीड्स टू एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम ए बाउंड, जो वुंड होता है यानी कि घाव जो है उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग किस विटामिन की कमी से होती है। सी जो होता है दिस इज योर स्कर्वी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है। इसका दूसरा नाम होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। बी कॉम्प्लेक्स होता है जिसे हम बी फैमिली बोलते हैं। बी फैमिली के अंदर क्या होता है B12 लेके आपके B12 तक के कंपोनेंट्स आते हैं। जो B9 होता है और B12 होता है ये दोनों क्या होते हैं आपके एनीमिक विटामिन होते हैं, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो तो बॉडी में एनीमिया हो जाता है। डी जो होता है इसे हम रिकेट्स के लिए बोला जाता है। अगर विटामिन डी की कमी होने लगे, ये एक ऐसा सिंगल विटामिन होता है जो बॉडी में सिंथेसाइज होता है, धूप से सिंथेसाइज होता है। रिकेट्स में क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जो बोन्स होती है उनके अंदर छोटे छोटे छेद बनने लग जाते हैं। सो द विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम ए वुंड। जो विटामिन के होता है इसमें क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, फैक्टर 8 इन्वॉल्व होता है, फाइब्रिनोजन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होकर क्या करते हैं आपके ब्लड को क्लॉट करते हैं। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। अब है आपका लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू द फॉलोइंग मीडिया सक्सेसिवली एंड फाइनली इमर्जेस। जो लाइट है वो एयर से एंटर कर रही है, ठीक है, किसमें, इन सारे मीडिया में। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि एग्जैक्टली क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस अबाउट द चेंजेस इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अभी आपको समझाया था जब लाइट डेंस मीडियम से किस में जाती है, रेयर मीडियम में, तो लाइट क्या होगी नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल से दूर हट जाती है, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है ज़्यादा। अगर लाइट रेयर टू डेंस मीडियम में जाती है तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है कम हो जाती है। जो एयर होता है, ठीक है, अगर मैं इसकी डेंसिटी की बात करूं तो एयर की जो वेलोसिटी होती है लाइट की वो होती है 1.003। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एयर। अब मीडियम ए जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो 1.5 है, तो इसमें क्या होगा, ये इससे तो ज़्यादा ही है, तो ये रेयर टू डेंस होगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 1.26 है, यहाँ पे 1.003 है, ये ज़्यादा हुआ, डेंस मीडियम हुआ, ये रेयर मीडियम हुआ, रेयर से डेंस में जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी और नॉर्मल के पास आ जाएगी और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज होगा, यहाँ पे 1.33 1.003 यानी कि रेयर से डेंस मीडियम में गई, जो नॉर्मल है उसके पास आ जाएगा लाइट, और क्या होगा पाथ जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे है 1.0, यहाँ पे है 1.003, ये क्या है, ये तो रेयर मीडियम है। ठीक है, यहाँ इस केस में ये तो हो गया डेंस मीडियम और ये हो गया रेयर मीडियम। अविलंब से नॉर्मल से दूर हटेगी और लाइट की जो स्पीड है वो क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी। अगर 2.0 देखें तो वापस क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 में डिक्रीज होगा और 1 में इंक्रीज होगा। सो
डिक्रीज, इंक्रीज, यहाँ डिक्रीज है, यहाँ डिक्रीज है, यहाँ डिक्रीज है, 3 बार डिक्रीज आएगा। आई डोंट नो कि इसमें 6 क्यों दिया हुआ है जबकि आपके पास मीडियम है 5। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस अबाउट द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 और देख लेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन ड्यूरिंग ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स। जब हम इनहेल करते हैं तो पहली बात तो एयर अंदर जाती है, सो एयर मूव्स इन, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये बिल्कुल सही है। जब भी आप एयर इनटेक करते हो, एयर इनहेल करते हो, तो उसमें क्या होता है, जो रिब्स होती है ना वो बाहर की तरफ आ जाती है, मतलब मूव आउट होती हैं, ठीक है। और जो डायफ्राम होता है वो क्या होता है, नीचे चला जाता है। ये मान लीजिए आपके लंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आपका, ये जो डायफ्राम होता है ना, ये डायफ्राम ये क्या होगा, नीचे खिसक जाएगा, जिससे एयर जो है उसका टाइडल वॉल्यूम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एयर भर सके। दूसरा, रिब्स जो होती है वो बाहर की तरफ चली जाती है। आप खुद जब ब्रीद इन करके देखोगे आपको खुद को पता चलेगा। आप ब्रीद इन करके देखिए, जो रिब्स होती हैं वो बाहर की तरफ निकलेंगी और जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ चला जाता है। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, अ मैन हैविंग ए ब्लड ग्रुप ए मैरीज ए वुमन विद ए ब्लड ग्रुप बी, द ब्लड ग्रुप ऑफ देयर सन या डॉटर कुड बी। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका होता है। जो ग्रुप ए है, ठीक है, उसने शादी की है ब्लड ग्रुप बी से, ठीक है। अब मान लीजिए कोई आदमी है, उसका ब्लड ग्रुप है आई ए, ठीक है, ये हो गया आई नॉट। फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे आई बी और ये होगा आपका आई नॉट। अब इसके बाद जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये क्या बनेगा, आई ए आई बी, यहाँ क्या हो जाएगा आई ए आई नॉट, यहाँ हो जाएगा आई नॉट आई बी और यहाँ हो जाएगा आई नॉट आई नॉट। तो यहाँ क्या हुआ आपका, ए बी ब्लड ग्रुप होगा, तो ये रहा ए बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ये रहा ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ये रहा बी ब्लड ग्रुप और ये हो सकता है ओ ब्लड ग्रुप। सो 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, read the following statement and choose the correct option. We hear a louder sound when a table is hit hard when we hit it softly. इसमें बोला है कि हम जो है एक मेज पर हल्के से आघात किए जाने की तुलना में हमें तब अधिक प्रबल आवाज़ सुनाई देती है जब हम जोर से आघात करते हैं। तो ये बात तो सही है। एक तो आप मेज पे बहुत हल्के हाथ से मारो और एक मेज पे अगर हम जोर से घूसा मारते हैं तो वो आवाज़ बहुत तेज आती है, ठीक है। इसका रीज़न क्या दिया है, एक चीज़ याद रखिएगा, जो लाउडनेस होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके किसके, एम्पलीट्यूड की, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला होता है, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। आवाज़ जितनी ज़्यादा तेज होगी ना वो उतने दूर तक जाती है। शेर की आवाज़ हमें कितनी दूर तक सुनाई देती है, क्यों, क्योंकि उसकी दहाड़ जो है, उसकी लाउडनेस जो है, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी होती है दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच। जितना ज़्यादा पिच होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे रीज़न दिया है, प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तय कर सकती है क्योंकि वह अधिक ऊर्जा से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। जो लाउडनेस होती है, जितनी ज़्यादा ध्वनि साउंड की लाउडनेस होगी वो उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर उतना ज़्यादा पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट होते हैं और उनके अंदर उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो संचरित होती है। प्रबल ध्वनि की आवृत्ति धीमी ध्वनि से अधिक होती है। जो लाउडनेस होता है ना उसका फ्रीक्वेंसी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे R1 सही है और ए की सही व्याख्या करता है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। ये चीज़ याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी पिच से रिलेटेड होती है। अगर श्रिलनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो पिच ज़्यादा। अगर लाउडनेस ज़्यादा है तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। लाउडनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कौन सा जो है वो साइंस टीचिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है अपर प्राइमरी स्टेज पर, यानी कि 6 से 8 क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए। पहला है, यूजिंग सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन एज ए टूल टू डिस्कवर या वेरीफाई थ्योरेटिकल प्रिंसिपल। गलत है। अगर आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो
किसी भी थ्योरेटिकल प्रिंसिपल को सिर्फ वेरीफाई करने के लिए। मान लीजिए आपके दिमाग में कोई प्रिंसिपल आया, ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसको ज़्यादा वो करना है, मतलब आपको उसको इलेबोरेट करना है। तो कई बच्चे होते हैं जो अपने तरीके से उस चीज़ को रीड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लर्निंग कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस थ्रू फैमिलियर एक्सपीरियंस। जो कॉन्सेप्ट है साइंस के, उनको ये तो बिल्कुल सही बात है कि किसी भी साइंस का कॉन्सेप्ट अगर आपको बच्चे को समझाना है तो हम क्या करते हैं, सुपरिचित अनुभव के आधार पर विज्ञान की अवधारणा को सिखाना। अगर हमें डेंसिटी पढ़ानी है, बियोंड फोर्स पढ़ाना है या ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाना है, तो हम बच्चे की जो रियल लाइफ सिचुएशन है उससे उसको जोड़ के सिखाते हैं। सरल प्रौद्योगिकी इकाई और मॉड्यूल हाथ के द्वारा तैयार करना, ये तो हैंड ऑन एक्टिविटी है, ये तो बहुत पॉजिटिव है कि बच्चा क्या कर रहा है, खुद से चीज़ों को करके देख रहा है। विज्ञान की अवधारणा को जानने के लिए क्रियाकलाप और प्रयोगों को करना, वेरी पॉजिटिव आंसर। जहाँ पे बच्चा खुद से एक्टिव होकर चीज़ों को कर रहा है, खुद हैंड ऑन कर रहा है सारी चीज़ों के सेंटर में जब बच्चा है तो वो पॉजिटिव होता है। लेकिन सैद्धांतिक खोज के लिए योजनाबद्ध प्रयोगों के उपकरण के तौर पर उपयोग नहीं। आप किसी भी प्रिंसिपल को एक सिस्टमेटिक तरीके से बच्चा एक्सपेरिमेंट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ क्या है, सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन एज ए टूल टू डिस्कवर एनी थ्योरेटिकल प्रिंसिपल। ये चीज़ यहाँ पे क्या है, गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने तरीके से चीज़ों को अरेंज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंटिफिक लॉज। कौन सा कथन जो है वो विज्ञान के नियमों की सटीक व्याख्या करता है। विज्ञान के जो नियम होते हैं वो दर्शनीय परिघटनाओं में आपसी संबंधों की व्याख्या है, बिल्कुल सही बात है। जो साइंस के लॉ होते हैं वो कब बनते हैं, जब आप उनको बार बार एक्सपेरिमेंट करते हो, बार बार अपने चीज़ों को आप ऑब्जर्व करके देखते हो, ठीक है। विज्ञान के नियम विज्ञान के प्रबल सिद्धांतों का निष्कर्ष है। नियम जो होता है वो कभी सिद्धांतों का निष्कर्ष नहीं होता है। नियम कब बनेगा, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है, मैग्नेटिक फोर्स लॉ है, तो ये सब लॉ कब बने, जब आपने उनको बार बार एक्सपेरिमेंट किया और बार बार जब रिजल्ट सेम आता है, देन थ्योरीज बिकम्स लॉ, ना कि नियम जो है वो प्रबल सिद्धांतों का निष्कर्ष है। विज्ञान के नियमों का स्तर वैज्ञानिक सिद्धांत के स्तर से ऊंचा होता है, नहीं। जो साइंस लॉ होते हैं वो कभी भी साइंटिफिक प्रिंसिपल से ऊपर नहीं होते। विज्ञान के नियम की तुलना में विज्ञान के सिद्धांत विज्ञान के अधिक तर्क संगत निष्कर्ष हैं। जो साइंस के नियम है उसकी तुलना में साइंस का जो प्रिंसिपल है वो अधिक तर्क संगत निष्कर्ष है, ऐसा नहीं है। जो साइंस लॉ होते हैं वो बार बार एक्सपेरिमेंट करके, बार बार चीज़ों को ऑब्जर्व करके बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो साइंस के लॉ होते हैं वो दर्शनीय परिघटनाओं में आपसी संबंधों की व्याख्या होती है। सो द साइंटिफिक लॉज आर डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमेना। जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हो, देन इट बिकम्स अ रिजल्ट। अ टीचर पोजेज द फॉलोइंग क्वेश्चन इन हर क्लास 8th स्टूडेंट्स, विच इज़ हैवियर 1 किलोग्राम ऑफ कॉटन और 1 किलोग्राम ऑफ आयरन। यहाँ पे टीचर ने पूछा बच्चों से क्या हैवी है, 1 किलो कॉटन और 1 किलो आयरन। She finds that a large number of students think that 1 kg of iron is heavier than 1 kg of cotton. Obviously, maximum बच्चों को लगता है कि 1 किलो आयरन ज़्यादा हैवी है as compared to 1 किलो कॉटन। Which of the following strategies would be least useful in addressing this idea? कौन सी जो टेक्निक है या कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो लीस्ट यूजफुल होगी इस आइडिया को एड्रेस करने में। डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। अगर आप बच्चे को सिर्फ डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा दे रहे हैं, डी क्या होता है, एम अपॉन वे, जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। यहाँ पे अगर मान लीजिए बच्चे को डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो उसके लिए पहले बच्चे को मास बताओ, पहले बच्चे को वेलोसिटी बताओ। अगर आप डायरेक्ट मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगी कि डेंसिटी ऐसे होती है जिसका मास ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा, तो उस केस में क्या होगा, बच्चा चीज़ों को सिर्फ रटेगा। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द इक्विवेलेंस ऑफ 2 बाय स्केल, बिल्कुल सही बात है। जहाँ भी डेमोन्स्ट्रेशन होगा मतलब टीचर पहले उसको करके दिखा रहा है, दैट मीन्स दिस इज योर इंडक्टिव अप्रोच, ठीक है। टीचर पहले डेमो दे रहा है किसका, इक्विवेलेंस का, दोनों स्केल्स में, ठीक है, यानी कि तुला के द्वारा दोनों की समतुल्यता का प्रदर्शन करना। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू हैंडल एंड वेट कॉटन बॉल्स एंड आयरन ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, मतलब बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी देना कि बच्चा हैंडल कर सके और वेट कर सके कॉटन बॉल का और आयरन ब्लॉक का, तो बच्चा हैंड ऑन एक्टिविटी करेगा, खुद से करेगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन हैवीनेस एंड डेंसिटी, बच्चे को ये चीज़ बताना कि हैवीनेस अलग होती है, ये क्या होता है वेट, और ये क्या होती है डेंसिटी। दोनों के बीच में जब आप बच्चे को डिफरेंस बताओगे, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे, तो यहाँ पे सबसे लीस्ट इफेक्टिव होगा डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 84। रिचर्स टेल अस दैट चिल्ड्रन कम टू फॉर्मल साइंस लर्निंग विद मेनी प्रेयर आइडियाज that don't match with the scientific explanation. Which of the following is not true in the respect of these ideas? जो रिसर्च है वो हमको बताती है कि जो बच्चे हैं वो फॉर्मल साइंस लर्निंग में आते हैं बहुत सारे प्रीवियस आइडियाज़ के साथ, दैट डोंट मैच विद द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। मतलब बच्चा जो है वो खुद की नेव एक्सप्लेनेशन के साथ आता है। तो इनमें से कौन सा जो है इन आइडियाज़ के रिस्पेक्ट में सही नहीं है? दे आर बेस्ड ऑन एवरीडे एक्सपीरियंसेस। बच्चा खुद की जो नेव थ्योरी होती है ना, या फालतू की कोई भी थ्योरी जो वो बनाता है, वो क्या करता है, अपने डेली के जो एक्सपीरियंस होते हैं ना उन पे उसको बिल्डअप करता है। दे कैन बी इजीली चेंज, नहीं, इन थ्योरीज को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा जो है थ्योरीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होता। मान लीजिए अगर एक बच्चा क्लास में आके बोलता है कि जो अर्थ होती है वो अगर टिल्ट है, अगर 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो हम गिर क्यों नहीं रहे? अब ये जो कुछ नेव थ्योरीज होती हैं, इस चीज को चेंज करना बच्चे की हाइपोथेटिकल सिचुएशन को बहुत टफ होता है। दे इन्फ्लुएंस चिल्ड्रंस स्कूल लर्निंग। ये थ्योरीज क्या करती हैं, बच्चे के जो स्कूल का अधिगम है उसको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। इवन एडल्ट कैन होल्ड दीज आइडियाज। जो अडल्ट होते हैं वो भी इन आइडियाज को होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ये रोजमर्रा के अनुभव के आधार पर बनते हैं, आसानी से नहीं बदले जा सकते, बच्चे के विद्यालय अधिगम पर असर डालते हैं और वयस्क भी ये विचार रख सकते हैं। शोध बताते हैं कि बच्चे औपचारिक विज्ञान अध्ययन में ऐसे पूर्व विचार लेके आते हैं जो वैज्ञानिक व्याख्या से मेल नहीं खाते। अब है आपका व्हाट अकॉर्डिंग टू सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि सामाजिक जो रचनावाद है उसके अनुसार विद्यार्थियों में जो विज्ञान की एक अर्थपूर्ण समझ है उसको बनाने के लिए कौन सी योजना सबसे निर्णायक शिक्षण योजना है? विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप संदर्शिका का उपयोग करके क्रियाकलाप को बारंबार आयोजित करना, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक विचार का निर्देशन करते समय मॉडल बनाने को कहना, बड़ी संख्या में संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को उत्साहित करना, विज्ञान के विषय में बोलना, सोचना, बहस करना और लिखने के लिए विद्यार्थियों की मदद करना। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ क्या है, सामाजिक संरचनावाद। सामाजिक संरचनावाद मतलब बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण जो है वो खुद करेगा। दूसरा अर्थपूर्ण समझ, जहाँ पे बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो जब बच्चों के लिए आप क्रियाकलाप संदर्शिका मतलब किसी भी एक्टिविटी को आप बार बार अगर आयोजित कर रहे हो तो उसमें बच्चा अर्थपूर्ण अधिगम करेगा, नहीं कर पाएगा। वैज्ञानिक विचार का निर्देशन करते समय मॉडल बनाने को कहना, नहीं, ये तो फिजिकल एक्टिविटी हुई। संख्यात्मक प्रश्नों को नहीं। यहाँ पे अगर सामाजिक संरचनावाद के अनुसार देखें, जहाँ पे बच्चा सेंटर में होता है और वो चीज़ों को खुद से खोज करके खुद सीखता है, तो विज्ञान के विषय में बोलना, सोचना, बहस करना और लिखने के लिए जब आप बच्चे की मदद करते हो, यानी कि बच्चे को स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करना, बच्चे को सिर्फ एक पार्ट देना, यानी कि स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करना जिससे बच्चा अपने ओरिजिनल डेवलपमेंट तक पहुंच सके। Which of the following would be least helpful for assessing the thought process of ideas of science learner? विज्ञान के विद्यार्थी के जो दृष्टिकोण है या विचार है उसका मूल्यांकन करने में सबसे कम मददगार होगा। बच्चों को प्रदर्शनी के लिए चार्ट या पोस्टर बनाने के लिए कहना, बच्चों से एक एक करके प्रश्न पूछना, गहनता से बच्चों का इंटरव्यू लेना, बच्चे को अपने विचार को नक्शे, चित्र या रेखा चित्र जैसी अवधारणाओं के द्वारा व्यक्त करने के लिए कहना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये जो है वो सबसे कम इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे का क्या करना है, हमें दृष्टिकोण या विचार जो है उनका मूल्यांकन करना है, उसकी थॉट प्रोसेस को इवेल्युएट करना है। जब आप बच्चे को प्रदर्शनी के लिए चार्ट या पोस्टर बनाने के लिए कहेंगे तो इसमें बच्चा अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देगा। जब आप बच्चे से एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चा अपना इंडिविजुअल जवाब देगा। जब आप बच्चे को इंटरव्यू लेंगे तो 1 बाय 1 बच्चा अपना आंसर देगा। बच्चे को अपने विचार नक्शे, चित्र या रेखा चित्र जैसी कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू व्यक्त करने के लिए कहना, तो हर बच्चे के फ्लोचार्ट बनाने का तरीका अलग होगा, हर बच्चा अलग तरीके से टेबल बनाएगा। तो यहाँ क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस इन साइंस? विज्ञान में जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग।
तो जो हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस मतलब बच्चा अपने दिमाग में चीज़ों को कैसे सोच रहा है, क्या चीज़ों को लेके वो अपने दिमाग में चीज़ों को बिल्डअप कर रहा है। ऑब्जर्वेशन होता है जो चीज़ आपने सामने होते देखी और आपने उसको दिमाग में बिठाया या कॉपी में लिखा, दैट इज ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंटेशन होता है जहाँ पे बच्चा खुद से चीज़ों को करता है, यानी कि हैंड ऑन एक्टिविटी। ग्रुप डिस्कशन जो होता है, इसमें बच्चे की हाइपोथेसिस नहीं है, बच्चा क्या करता है, एक डिबेट में अपने आप को इन्वॉल्व करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे बेस्ट आंसर जो होगा इसका, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दिस इज योर एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। एक विद्यार्थी कहता है कि आटा और नमक जैसे पदार्थ द्रव पदार्थ हैं। आटा और नमक तो पहली बार द्रव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जिस भी पात्र में जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। विद्यार्थी के इस दावे पर आपका क्या प्रत्युत्तर है? एक द्रव पदार्थ का कोई निश्चित आकार नहीं होता, यह जिस भी पात्र में डाला जाता है उसी का आकार ले लेता है, इसीलिए नमक और आटा लिक्विड है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि नमक और आटा लिक्विड है ही नहीं। ये सॉलिड है, क्योंकि आटा और नमक के छोटे कणों की संपूर्ण मात्रा का कोई नियत आकार ना हो, लेकिन हर एकल कण का होता है। आटा और नमक द्रव पदार्थ नहीं है, क्योंकि गीला करने का गुणधर्म नहीं दर्शाते, क्योंकि ये तरल है, क्योंकि ये बहते हैं, गलत है। ठोस की परिभाषा अधूरी है, क्योंकि आटा और नमक जैसे पदार्थों को समायोजित नहीं करती। यहाँ क्या है, ये दोनों क्या है, सॉलिड, क्योंकि आटा हो चाहे नमक हो, इनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी कंप्लीट क्वांटिटी का कोई नियत आकार नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर जो आप एक पर्टिकुलर दाना जब उठाओगे उसकी तो एक पर्टिकुलर शेप होती है ना, मिट्टी हो आटा हो, इनकी एक पर्टिकुलर दाने की शेप अगर आप देखोगे तो वो तो वहां पे प्रेजेंट है ना। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। Which of the following strategy can provide meaningful clarification on the concept of scattering of light? यानी कि जो लाइट होती है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, उसकी अवधारणा पर सार्थक स्पष्टीकरण प्रदान कर सकती है। प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाने वाला चार्ट से बच्चे के कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाने वाला एनिमेटेड चलचित्र, उसमें भी बच्चे के कॉन्सेप्ट्स कभी भी क्लियर नहीं होंगे। विद्यार्थी के द्वारा कोलॉइडल सॉल्यूशन पर प्रकाश के प्रकीर्णन का अवलोकन, बिल्कुल सही बात है। जब आप किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन से लाइट को पास करते हो तो उसमें क्या होता है, ये ऐसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, जिसमें क्या बनता है आपका विबग्योर, ठीक है। 7 कलर जो है इसमें प्रोड्यूस होते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन पर फोकस समूह चर्चा नहीं, तो यहाँ क्या होगा, जब बच्चा खुद से चीजों को करेगा तो उसमें क्या होगा, एक सार्थक स्पष्टीकरण बच्चे को मिलेगा। Which of the following is not a characteristic of constructivist science classroom? रचनावाद विज्ञान क्लासरूम का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। स्टूडेंट डिस्कसिंग वेरियस वेज ऑफ सॉल्विंग ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे बच्चे जो है वो किसी भी टॉपिक को आपस में डिस्कस कर रहे हैं। टीचिंग इग्नोरिंग स्टूडेंट्स एरेनियस रिस्पॉन्स, गलत, जहाँ पे टीचर जो है वो बच्चे के एक जो रिस्पॉन्स बच्चा दे रहा है चाहे वो गलत दे, उसको जब इग्नोर करता है तो बच्चा उसमें क्या करेगा, सिक्योर फील नहीं करेगा। टीचर लिसनिंग टू स्टूडेंट्स कन्वर्सेशन ड्यूरिंग ए फील्ड ट्रिप, बिल्कुल सही बात है, जब टीचर बच्चे के फील्ड ट्रिप के दौरान का जो कन्वर्सेशन है उसको सुनती है तो वो भी पॉजिटिव है। स्टूडेंट्स प्लानिंग फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे बच्चा जो है वो किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्लानिंग करता है, ठीक है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके गाइज, हमने आगे क्वेश्चन देखा था, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड गाइज, हाँ ये वाला क्वेश्चन था कि दो पात्र हैं ए और बी, जिनमें क्रमशः 0 डिग्री सेल्सियस पर 50 ग्राम बर्फ और 0 डिग्री सेल्सियस पर 50 ग्राम पानी है। यदि दोनों पात्रों को फ्रिज में रखकर हम ऊष्मीय संतुलन प्राप्त करने दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए जो है वो ज्यादा हीट जो है उसको लूज करेगा रेदर देन बी। जो ए है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ये क्या करेगा, ज्यादा हीट रिलीज करेगा, ठीक है। और जो बी है वो क्या है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर है वो भी, लेकिन वो क्या है 50 ग्राम पानी है। सो ए विल लूज मोर हीट देन बी, ठीक है। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे आपका काम करता है लेटेंट हीट, जिसे हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, ठीक है। ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो हम किसमें देते हैं, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए, ठीक है। जो कोई भी सब्सटेंस है उसकी स्टेट तो चेंज होती है, तो लेटेंट का जो मतलब होता है यहाँ पे वो क्या होता है, हिडन,
ठीक है। तो बेसिकली आप इतनी हीट उसको दोगे कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा, लेकिन वो क्या करता है, जो टेम्परेचर है ना उसको रेज नहीं करेगा। ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। जो ए है वो अपनी स्टेज में, बी जो है वो अपनी स्टेट मेंटेन करेगा, ए अपनी स्टेट मेंटेन करेगा। ये ए बी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, बी ए में कन्वर्ट हो सकता है। तो बेसिकली जो लेटेंट हीट होती है उसका मेन पर्पस होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको इंक्रीज ना करके जो प्रॉपर्टीज हैं उनको चेंज किया जा सके। क्लियर। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए जो है वो ज़्यादा एनर्जी लूज करेगा एज कंपेयर टू बी। तो बी की अपेक्षा ए जो है वो अधिक ऊष्मा खोएगा। क्लियर। ए विल लूज मोर हीट रेदर देन बी। या सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। क्लियर। सो आई जस्ट होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट अस नो। ओके, थैंक यू।